बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज अली हमजा। मैं हूं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। आज आप लोगों के सामने केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर नंबर 9 का लास्ट टॉपिक है ओरिएंटेशन इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओरिएंटेशन इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए अपने टॉपिक का आगाज करते हैं। इस टॉपिक में सब कुछ सारी बातें करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातों से लेके आपको आगे चलूंगा। वो कौन सी बातें? बच्चों ये है बेंजीन रिंग और ये है मेरे पास बेंजीन। बेंजीन क्या है? मैं इस पूरे के पूरे ना अपने टॉपिक का जो नाम है मैं आपको नाम एक्सप्लेन करता हूं कि नाम का मतलब क्या है। हम टॉपिक पढ़ने तो जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे उसके अंदर उससे पहले आपको ये कुछ बातें बुनियादी बातों से स्टार्ट करते हैं। ये है बच्चों बेंजीन। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है बच्चों C6 और H6। ये बातें पुरानी है, पहले पता आपको। बेंजीन का जो इंपीरिकल फार्मूला होता है वो बच्चा होता है C और H। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर मास निकलता है और वो निकलता है बच्चों 78 AMU। ये सारी पुरानी बातें हैं, कहेंगे आप सारी सही है तो हमें पहले पता है, ठीक है। थोड़ी सी बातें आगे चलते हैं। बेंजीन का जो हमें स्ट्रक्चर मिला था वो स्ट्रक्चर मिला था ये वाला। बेंजीन का जो हमें स्ट्रक्चर मिला था वो स्ट्रक्चर मिला था ये वाला। और ये स्ट्रक्चर किसने दिया था? ये स्ट्रक्चर दिया था केक्यूल ने। केक्यूल ने हमें स्ट्रक्चर दिया था। अब थोड़ी सी बात हम आगे चल के कर लेते हैं। बच्चों हमारा यही वाला बेंजीन रिंग है, ये रिएक्शन करेगा कौन सा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। यही हमारा बेंजीन है जो एडिशन रिएक्शन भी करता है, जो एडिशन रिएक्शन भी करेगा। मैं ना आज जो बात करने जा रहा हूं ना वो बात करने जा रहा हूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। हमारा बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। सब्स्टिट्यूशन दो तरह की होती है। सब्स्टिट्यूशन बेसिकली बच्चों दो तरह की होती है, मैं लिख देता हूं। एक होती है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और एक होती है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक होती है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन बच्चों हमारा बेंजीन इनमें से किसके साथ रिएक्शन करेगा? बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि सब्स्टिट्यूशन तो होगी लेकिन अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल करेगा। हमारी बेंजीन अगर तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। थोड़ी सी बातें हम आगे कर लेते हैं। बच्चों ये मेरा बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के अंदर ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिवॉल्व करेगा, पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिवॉल्व करेगा। अब बच्चों होगा क्या? इसमें पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिवॉल्व करेगा, इसका मतलब मैं लिखता हूं इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और बच्चों आपको पता है जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफी सारे डिफ्यूज होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, डिफ्यूज फॉर्म के अंदर होते हैं। ओके, मैं दो टर्मिनोलॉजी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, एक इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक। बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक के अंदर ना मैं आपको सिंपल इसकी नोटेशन के साथ शो करवाता हूं। इलेक्ट्रोफिलिक फाइल को ना हम ऐसे शो करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को हम ऐसे शो कर देते हैं, न्यूक्लियोफाइल को ऐसे। बच्चों इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं और उसको किसी न्यूक्लियस पे या पॉजिटिव स्पीशीज के ऊपर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल, इसमें मोस्टली पॉजिटिव चार्ज होता है या ये समझे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अब हमारी बेंजीन रिंग के पास पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मूव करेगा तो इसके ऊपर अटैक करने के लिए इन दोनों में से कौन जाएगा? बच्चों अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल की बात करूं तो इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा तो इजीली अटैक हो जाएगा। अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करूं, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज न्यूक्लियोफाइल पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है या न्यूक्लियोफाइल के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। हमारी बेंजीन रिंग के पास भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। जब वो रिपेल करेगा तो इसका रिएक्शन नहीं होगा, इसका रिएक्शन नहीं होगा। हमारी बेंजीन रिंग रिएक्शन करेगी कौन सा? सब्स्टिट्यूशन तो कर रही है, अब उनमें से भी कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द बेंजीन। हम बेंजीन का कौन सा रिएक्शन पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब हम अपने चलते हैं मेन बात के ऊपर, अपनी मेन बात पे चलते हैं। ले बच्चों बेंजीन ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो कर दिया, अब ना इसके अंदर हमारे रिएक्शन में हमारे टॉपिक के अंदर एक लफ्ज और भी है और वो बच्चों लफ्ज है ओरिएंटेशन। अब मैं लफ्ज ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करता हूं, उसका मतलब क्या है। मैं इधर लिखता हूं ओरिएंटेशन, मैं इधर लिखने जा रहा हूं ओरिएंटेशन, ORIENTATION। बच्चों ये है ओरिएंटेशन। अब व्हाट इज मेंट बाय ओरिएंटेशन? बच्चों ओरिएंटेशन के ना मैं इसका मतलब लिखने जा रहा हूं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है तरतीब,
ओरिएंटेशन का मतलब होता है तरतीब, ओरिएंटेशन का मतलब तरतीब। मैं इसको बोल देता हूं पोजीशन, मैं इसको बोलने जा रहा हूं पोजीशन। ओरिएंटेशन का मतलब तरतीब या ओरिएंटेशन का मतलब पोजीशन। क्या मतलब तरतीब का, क्या मतलब पोजीशन का, एक मैं आपसे बेसिक बात करूंगा, आपको सारी बातें खुद ही समझ आ जाएगी। लो बच्चों, ये है बच्चों मेरे पास बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर ना आएगा कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए आएगा। जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो बच्चों ये बेंजीन रिंग के ऊपर आके लग जाएगा, ये बेंजीन रिंग के ऊपर आके लग गया यहां पे। अब बच्चों इसमें पॉजिटिव चार्ज था, मैंने यहां कोई पॉजिटिव चार्ज शो नहीं किया। अब ये वाला पॉजिटिव चार्ज कहां गया बच्चों, ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज किस लिए हमने लगाया, हमने लगाया है सिर्फ और सिर्फ टू शो, ताकि हम शो कर सके किसको, इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रोफाइल को। हम इलेक्ट्रोफाइल को शो करने के लिए पॉजिटिव चार्ज लगा रहे हैं। बच्चों इसने अटैक किया, ये आगे लग गया यहां पे, ये जिस पोजीशन पे लगेगा हम बेंजीन की नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे। बच्चों ये बेंजीन के ऊपर 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। अब बेंजीन के ऊपर किस नंबर पे लगेगा, जहां भी ये आके लगेगा हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे। बच्चों ये यहां पे लगेगा, इसको बोलेंगे नंबर 1 पोजीशन, ये होगा फर्स्ट पोजीशन होगी। ये कौन सी पोजीशन होगी, फर्स्ट पोजीशन होगी। बच्चों बेंजीन के ऊपर जो फर्स्ट पोजीशन होती है उसका हमने एक नाम रखा हुआ है, उसको हम बोलते हैं इप्सो पोजीशन, इप्सो पोजीशन, इप्सो पोजीशन। बेंजीन के ऊपर जो फर्स्ट पोजीशन होती है उसका नाम क्या है, इप्सो पोजीशन। ये लग गया इप्सो पोजीशन के ऊपर। बच्चों मैं आपसे बात ये करना चाह रहा था कि बेंजीन रिंग के ऊपर जो ग्रुप आके लगेगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल आके लगेगा, वो किस तरतीब से लगेगा। बच्चों एक पहला जो लगेगा ना उसकी तरतीब तो इतनी खास होती नहीं है, क्योंकि जहां भी लगेगा वो पोजीशन 1 होती है। असल मसला आता है जब दो लगते हैं, दो से ज्यादा लगते हैं। क्या मतलब दो या दो से ज्यादा लगने का, मैं वो बात आपसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। वो बात हमने डिटेल से बात कर लेते हैं उसके बारे में, क्या मतलब दो या दो से ज्यादा ग्रुप लगने का, उसकी बात हम यहां पे करने जा रहे हैं। ले बच्चों मैं इसको यूं लिख देता हूं, ये है मेरे पास बेंजीन रिंग। बच्चों ये है बच्चों मेरे पास बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के साथ मैं यहां पे लगा देता हूं एक ग्रुप हमारे पास पहले लगा हुआ था, मैंने ये आपके सामने लगा दिया, एक ग्रुप पहले लगा हुआ था, इसके साथ दूसरा ग्रुप आगे लगेगा। ये आया बच्चों इसके साथ दूसरा ग्रुप। अब ये दूसरा ग्रुप कहां लगेगा, मैं इसके 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर ये वाला, ये बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर ये हमारा एक्स पहला ग्रुप लगा हुआ है। सेकंड ग्रुप हमारा आके या तो लग सकता है इस पोजीशन के ऊपर, या हमारा सेकंड ग्रुप जो होता है वो या तो आके लग सकता है बच्चों यहां पे पहला ग्रुप लगा था, या हमारा सेकंड ग्रुप आके लग सकता है इस पोजीशन के ऊपर, या हमारा सेकंड ग्रुप आके लगेगा इस पोजीशन के ऊपर। अब मैं यहां भी बनाकर दिखाता हूं आपको, ये पहला ग्रुप था, अब या हमारा सेकंड ग्रुप आगे लगेगा इस पोजीशन के ऊपर। बच्चों मैंने आपके साथ 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाकर दिखाए हैं। अब ये मत समझिएगा यहां पे एक है यहां पे 3 स्ट्रक्चर बन गए, इस तरह की बात नहीं है। बस आपको एक वे बताना था कि जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आगे लगेगा उसकी 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो वो यहां लगेगा, या इधर लगेगा, या इधर लगेगा। क्या मतलब इन सारी बातों का बच्चों, ये है बच्चों कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, तो मतलब कार्बन नंबर लगा है 1 और 2 के दरमियान में, 1 और 2 पे लगा है हमारा यहाँ पे। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, यहाँ पे हमारा ग्रुप लगा है 1 और 3 पे। और यहाँ पे ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, यहाँ पे लगेगा 1 और 4 के ऊपर हमारा ग्रुप लगे हैं, 2 ग्रुप लगे। ओके, मैं ये सारी बातें आपसे दोबारा शेयर करने जा रहा हूँ, अगेन से सुनिएगा। मैं इन सबको ना एक बात कहने जा रहा हूं, इन सब के लिए बात बोलने जा रहा हूं, पोजीशन, पोजीशन। इन सब की बात कर लेते हैं पोजीशन की, मैं इनकी पोजीशन की बात करने जा रहा हूं। लो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, यूं स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये है मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, ये है बच्चों मेरे पास एक बेंजीन रिंग, हम यूं ड्रा कर लेते हैं। और इस बेंजीन रिंग के ऊपर यहां पे एक ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ था, यहाँ पे एक ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ था, वो एक मतलब कुछ भी लगा हुआ था। अब बच्चों इसके साथ दूसरा ग्रुप आगे लगेगा, वो दूसरा ग्रुप या तो आके लगेगा यहाँ पे, या तो आगे लगेगा यहाँ पे, या इधर लग सकता है, या इधर लग सकता है, या इधर लग सकता है। बच्चों अब आपसे बातें दोबारा, पिछले लेक्चर की बात मैं दोबारा शेयर करने जा रहा हूं। अगर तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आगे लगता है यहाँ पे लगता है, तो बच्चों हम इसको कार्बन को नंबर 1 मानेंगे, इसको नंबर 2 मानेंगे। लेकिन ठीक है, अगर हमारा सेकंड सब्स्टिट्यूएंट यहां नहीं लगता, वो आगे इधर लग जाता है, तो बच्चों हम नंबरिंग अपने इधर से स्टार्ट कर लेंगे, फिर इसको नंबर 1 मानेंगे और इसको नंबर 2 मानेंगे। अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट यहां दोनों पे भी नहीं लगा, वो आगे लगा इधर,
तो हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इसको नंबर 3 मानेंगे। लेकिन अगर वो इधर भी नहीं लगा, वो आगे लग गया इधर, फिर हम नंबरिंग इधर स्टार्ट करेंगे, उसको भी हम 3 मानेंगे। ये भी 3 होगा, ये भी यहां से ये 3 हो जाएगा। अगर हम वो ग्रुप इधर लगता है, इसको नंबर 4 मानेंगे। तो अगर नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, तो हमारी 4 पोजीशन बनती है। मैं आपसे इन चारों के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करने जा रहा हूं, वो भी सुनिएगा। अगर तो लगा है ग्रुप 2 के साथ, ये हो जाएगा 2। मैं इसको बोलने जा रहा हूं, ये हमारी पोजीशन है आर्थो पोजीशन, आर्थो पोजीशन। अगर तो हमारा लगा है 3 के ऊपर, उसको बोलेंगे बच्चों मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन, पोजीशन। अगर तो वो लगा है बच्चों 4 पे, उसको बोलेंगे हम पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन। मैंने आपके सामने तीनों के नाम लिख दिए, एक होता है आर्थो पोजीशन, एक होती है मेटा पोजीशन, एक होती है पैरा पोजीशन। बच्चों अब आर्थो पोजीशन का मतलब हम क्या लेते हैं, हम इसका मतलब लेते हैं 1 और 2, कार्बन मतलब पोजीशन नंबर 1 एंड 2। मेटा का मतलब हम लेते हैं 1 और 3। पैरा का मतलब लेते हैं बच्चों 1 एंड 4। बच्चों एक बात मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं, वो बात ये कर चुका हूं कि आर्थो पोजीशन को बोलते हैं एडजेसेंट, ये साथ साथ है, हमसाए है, नेबरिंग है, साथ साथ है। तो ये, तो मैं इसको बोलता हूं एडजेसेंट, एडजेसेंट। और बच्चों ये जो मेरे पास लिखा है ना मेटा, मैं इसको बोल सकता हूं इन बिटवीन, इन बिटवीन या बियॉन्ड, इन बिटवीन, इन बिटवीन। मैं इसकी 1/4 की बोल देता हूं बच्चों ऑपोजिट, ये ऑपोजिट पे लगेगा, ऑपोजिट पोजीशन पे जाके लगेगा। ओके, तो बच्चों इन तीनों के बारे में ये लिखा है। अब बच्चों मैं यहां पे बात करने जा रहा हूं, ये 1 2 है, तो इसका मतलब ये कौन सी पोजीशन है, आर्थो पोजीशन है, आर्थो पोजीशन है। और बच्चों ये 1 3 है, ये वाली कौन सी होगी बच्चों, ये वाली होगी हमारे पास मेटा पोजीशन। ये वाली 1 4 है, ये वाली कौन सी पोजीशन होगी, ये वाली होगी पैरा पोजीशन। तो बच्चों आर्थो, मेटा और पैरा, हमारे पास 3 पोजीशन लगी है। और सेकंड ऑप्शन या तो आर्थो पे लगेगा, या मेटा पे लगेगा, या पैरा पे लगेगा। मैं आपसे जो बात करना चाह रहा था वो ये था, हमारे टॉपिक के अंदर लिखा हुआ ओरिएंटेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो ग्रुप लगेंगे वो किस तरतीब से लगेंगे, कहां लगेंगे। बच्चों ओरिएंटेशन का मतलब तरतीब, हम पोजीशन की बात करने जा रहे हैं, आपके सामने मैंने ये लिखा है। अब अगली बात कर लेते हैं बच्चों, इसमें हम यूं करते हैं, हम गिन लेते हैं, हम ये गिन लेते हैं कि हमारी जो है ना आर्थो पोजीशन कितनी है, आर्थो पोजीशन कितनी है। बच्चों हमारी आर्थो पोजीशन है 2। अच्छा दूसरी बात हम लिख लेते हैं बच्चों आर्थो के बाद, आपने लिख देते मेटा पोजीशन हमारी कितनी है, हमारी मेटा पोजीशन कितनी है, मेटा पोजीशन हमारी यहाँ बच्चों 2। अच्छा इसके अलावा पैरा पोजीशन हमारी कितनी है, पैरा पोजीशन हमारी कितनी है, वो सिर्फ 1। चेक कर ले बच्चों, हम करेंगे यूं, ये है बच्चों पोजीशन 1 और 2 और ये पोजीशन 2, हमारी बेंजीन के ऊपर ये और ये दोनों आर्थो पोजीशन है। इसके अलावा ये दोनों है मेटा और ये वाली पैरा। आर्थो पोजीशन 2, मेटा पोजीशन 2, पैरा पोजीशन 1, 2 आर्थो 2 मेटा 1 पैरा। अब टोटल पोजीशन कितनी आ गई, टोटल पोजीशन हमारी कितनी आ गई, वो हमारी निकलेंगी, इनको प्लस कर ले और 2 और 2 और 1 इज इक्वल टू 5 आ गया। अच्छा बच्चों मैं ना एक बात सिंपल सी करना चाह रहा हूं, पहला ग्रुप तो लगा हुआ है, अच्छा मैं पहला ग्रुप लगा चुका हूं, अब दूसरा ग्रुप लगाना है, वो कहां लगेगा, वो या तो लगेगा पोजीशन 2 पे या 3 पे या 4 पे। अब कितने परसेंट चांस है कि मेरा इनकमिंग ग्रुप सेकंड पोजीशन पे लगेगा, कितने परसेंट चांस है कि मेरा इनकमिंग ग्रुप थर्ड पोजीशन पे लगेगा, कितने परसेंट चांस है कि मेरा इनकमिंग ग्रुप फोर्थ पोजीशन पे लगेगा। मैं चाहता हूं कि मुझे एग्जैक्ट पता चले कि मेरी बेंजीन के ऊपर मेरा ग्रुप जो सेकंड ग्रुप होगा वो किस पोजीशन पे लगेगा। उसके लिए ना मैं इनकी परसेंटेज निकाल लेता हूं कि कैसे लगेगा और कहां लगेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों मैं यूं करने लगा हूं कि परसेंटेज एट आर्थो पोजीशन, परसेंटेज एट आर्थो पोजीशन, आर्थो पोजीशन के ऊपर कितने परसेंट चांस है कि आर्थो पोजीशन पे हमारी प्रोडक्ट बनेगी, इज इक्वल टू परसेंटेज निकालने का तरीका। आर्थो पोजीशन हमारे पास कितनी है 2, तो बच्चों आर्थो पोजीशन हमारे पास है 2 और टोटल पोजीशन कितनी है, टोटल हमारे पास 5, 5 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई, इसको करें 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको काटे तो बच्चों यूं बनेगा, 5 को डिवाइड करें इसके साथ तो ये बनेगा बच्चों 20 और 20 इंटू 2 हो जाएगा 40। तो बच्चों 40% चांस है कि मेरा इनकमिंग जो ग्रुप होगा वो आर्थो में लगेगा। दूसरी बात मैं कहने जा रहा हूं, परसेंटेज निकाल लेते हैं कहां पे, एट मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन पे हम परसेंटेज निकालते हैं कि हमारा इनकमिंग ग्रुप मेटा पे कितने परसेंट चांस है कि वो मेटा पे लगेगा। उसके लिए मेटा पोजीशन कितनी है 2 और टोटल कितनी है 5, मेटा पोजीशन है 2
और टोटल पोजीशन कितनी है 5, इसको डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, ये परसेंटेज निकालने का तरीका है। तो बच्चों इसको काटेंगे तो ये बनेगा 20 और 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 40। तो बच्चों 40% चांस है कि हमारा जो सेकंड ग्रुप होगा वो मेटा पे लगेगा। अब निकालते हैं बच्चों पहला पोजीशन की परसेंटेज। परसेंटेज एट पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन पे कितने परसेंट चांस है कि हमारा ग्रुप लगेगा। पैरा पोजीशन कितनी है 1 और टोटल कितनी है हमारे पास 5। पैरा पोजीशन हमारे पास 1 है, टोटल पोजीशन है 5, मल्टीप्लाई बाय करो 100 के साथ इज इक्वल टू। अच्छा बच्चों हम करेंगे 5 को इसके साथ कट कर देंगे तो बनेगा 20, 20 इंटू 1 आ जाएगा 20। तो बच्चों हमारे पास पैरा पोजीशन के चांसेस आ गए 20%। इसका मतलब ये हुआ हमारे बेंजीन रिंग के ऊपर अगर सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जाके लगेगा तो 40% चांस है वो आर्थो पे लगेगा, 40% चांस है वो मेटा पे लगेगा, 20% चांस है वो पैरा पे लगेगा। इसका मतलब ये हुआ अगर हमारी बेंजीन रिंग के ऊपर आर्थो और पैरा और मेटा, आर्थो मेटा पैरा तीनों पोजीशन अवेलेबल हो तो हमारे ग्रुप को चाहिए कि वो पैरा को भूल जाए, वो आर्थो और मेटा पे लगे, क्योंकि आर्थो और मेटा के चांसेस ज्यादा हैं। हमारा मतलब ये पहला ग्रुप लगा है, सेकंड ग्रुप अगर आएगा तो उसको चाहिए कि वो आर्थो और मेटा को चूज करे, पैरा को चूज ना करे। क्यों ना करे? बिकॉज इसकी परसेंटेज बहुत कम है। लेकिन बच्चों अब हकीकत की तरफ चलते हैं। ये तो बातें होगी परसेंटेज की बुनियाद पे, चांस ऐसे होना चाहिए, बट हम चलते हैं रियलिटी के ऊपर। रियलिटी में होता क्या है, रियलिटी की बात करते हैं। उस केस में ना बेसिक बात आपसे करने जा रहे हैं बच्चों। मैं आपके पास ना एक एग्जांपल लेके आया हूं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट को और बेहतर होने में हेल्प होगी। बच्चों ये है मेरे पास नाइट्रोबेंजीन, ये है बच्चों नाइट्रोबेंजीन। इसमें आज ऐड करवाते हैं क्लोरीन, मैं इसकी करवाता हूं क्लोरीनेशन। बच्चों क्लोरीनेशन करवा रहा हूं इन दी प्रेजेंस ऑफ FeNCl3, मैं इसकी क्लोरीनेशन करवा रहा हूं। अब देखते हैं होता क्या है बच्चों। इस केस में ना यहां से मैं कहता हूं यहां पे एक हाइड्रोजन था, निकल जाएगा। क्लोरीन कितने यहां पे 2, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन लेगा तो एक HCl बनाएगा और दूसरा क्लोरीन उसकी जगह पे लगेगा। तो मैं इसकी प्रोडक्ट यू बनाने जा रहा हूं, इसकी प्रोडक्ट में यू बनाने जा रहा हूं। ये था बच्चों नाइट्रोबेंजीन और यहां पे लगा है बच्चों क्लोरीन और प्लस बन जाएगा मेरे पास HCl, ये बन गया। दूसरी बात मैं एक नई प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूं बच्चों। ये है मेरे पास क्लोरोबेंजीन, ये बेंजीन था और यहां पे क्लोरीन, तो इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। इसकी करो नाइट्रेशन HNO3 और इन द प्रेजेंस ऑफ H2 and SO4 इसकी मैं करवा रहा हूं नाइट्रेशन। बच्चों करेंगे क्या, यहां से एक हाइड्रोजन निकालो, मैं इस पूरे के पूरे ग्रुप को मैं चेंज करके लिखने लगा। मैं इसमें लिखूंगा OH और साथ लिखूंगा NO2, तो इसको ओवरऑल मिला के बोलेंगे HNO3, ओवरऑल मिला के बोलेंगे HNO3। बच्चों करेंगे क्या, यहां से हाइड्रोजन निकालो और यहां से OH निकालो, इन दोनों को आपस में मिला के वाटर बना दो और NO2 उसकी जगह पे लगाओ। तो बच्चों मैं इसकी प्रोडक्ट यू बनाऊंगा, मैं इसकी प्रोडक्ट यू बनाऊंगा कि ये है मेरे पास बेंजीन रिंग और यहां पे तक क्लोरीन, ये होगा क्लोरोबेंजीन। आपने यहां पे लगा दिया NO2 ग्रुप लगा दिया प्लस। हमारी प्रोडक्ट सिर्फ यहां तक नहीं रहेगी, हमारी प्रोडक्ट दो बनने जा रही, दो प्रोडक्ट बनेगी। एक हमारा ये आर्थो पे लगेगा और एक हमारा यहां पे लगेगा। मैं इसको इसी कलर से शो कर देता हूं, एक हमारा यहां पे लगेगा पैरा पोजीशन पे। हमारी प्रोडक्ट एक और बनने जा रही है, मैं इसको यूं कर देता हूं कि मेरे पास ना ये बेंजीन रिंग थी और बेंजीन रिंग के ऊपर यहां पे है क्लोरीन और ये एक था, ये तो पहले लग गया, अब यहां पे लगा देते हैं NO2 ग्रुप। बच्चों अब करेंगे क्या, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां से H, यहां से OH, पानी का मॉलिक्यूल एक रिलीज हो जाएगा, एक यहां से हाइड्रोजन, एक यहां से OH, पानी का दूसरा मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ओवरऑल हमें ये चाहिए दो मॉलिक्यूल और ये भी हमें चाहिए दो मॉलिक्यूल, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा और प्लस हमारे पास दो पानी के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे, दो वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। तो बच्चों मैंने आपके सामने जो प्रोडक्ट बना के दिखाई है, मैं उसका जरा कुछ बातें आपसे लिखने जा रहा हूं। इसका नाम बोलने जा रहा हूं, इसका नाम होगा बच्चों मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। मैं इसको लिख देता हूं, इसका नाम होगा मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। लेंगे बच्चों इसका नाम बोलने जा रहा हूं, इसका नाम बोलूंगा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। लो जी बच्चों इसका नाम बनेगा पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। इसका नाम क्या बन गया, पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। मैंने आपके सामने तीन प्रोडक्ट्स बना के दिखाए। कहां गया हमारा चांस, हमारा चांस तो ये कह रहा था कि पैरा पोजीशन पे 20% चांस है। बच्चों इस केस में आप जरा चेक करिएगा, इस केस में चेक करिएगा
ये ग्रुप तो मान लो पहले का लगा हुआ है, जो सेकंड ग्रुप जाके लगा है, सेकंड ग्रुप जो जाके लगा है उसके पास तो बाकी सारी जगह भी अवेलेबल थी, उसने आर्थो की दोनों पोजीशन छोड़ दी, उसने मेटा की दोनों पोजीशन छोड़ दी, वो जाके कहां पे लगेगा, पैरा पोजीशन पे लगेगा। दूसरी बात यहां पे इस केस में क्लोरीन के पास ऑप्शन था, वो आर्थो पे लगे, इस आर्थो पे लग सकता है, यहां पे पैरा पे लग सकता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जाके कहां पे लगा, मेटा पे लगा। बच्चों इस क्लोरीन को कैसे पता चला कि मैंने मेटा पे लगना है, इसको कैसे पता चला मैंने आर्थो पे लगना है, इसको कैसे पता चला मैंने पैरा पोजीशन पे लगना है। यहां पे इसका मतलब कोई गड़बड़ है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई चांस की बात हम नहीं कर रहे, यहां पे कोई चांस फॉलो नहीं कर रहा। अगर चांस की बात की जाती तो ये वाली प्रोडक्ट ना बनती, लेकिन हकीकत में ये वाली प्रोडक्ट बन रही है और इस रिएक्शन में ज्यादा यही प्रोडक्ट बनती है। मैं बात आपसे क्या करना चाह रहा था, बात ये करना चाह रहा था, पहले हम थ्योरेटिकल बातें कर चुके कि ये चांस होता है, ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं हो रहा, चांस की तो बात ही नहीं मानी जा रही। क्या मतलब इस बात का बच्चों, एक बात आपको सिंपल एग्जांपल से देना चाह रहा हूं। सिंपल एग्जांपल यूं है, मैं क्लास में हूं और हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं और बच्चों यहाँ पे 25 कुर्सियां यहाँ लगती हैं और 25 कुर्सियां यहाँ पे लगती हैं, सर आगे डाइस पे खड़े हो जाते हैं और मैं फ्रंट लाइन पे बैठता हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त भी बैठते हैं। आज मैं क्लास में सबसे पहले आ गया और मैं आके फ्रंट जगह पे ना मैंने अपना बैग रख दिया और मैं साथ वाली कुर्सी पे बैठ गया। एक लड़का बाहर से आया दूसरे नंबर पे आके मुझे वो ना साथ वाली कुर्सी पे बैठने लगा, मैंने उसका बैग उठाया, मैंने वहां फेंका, कहता मेरा बैग क्यों फेंका, मैंने कहा यहाँ मेरे दोस्त की जगह है। किस दोस्त की जगह, मैंने कहा उमर की जगह। कहता चलो ठीक है मैं इधर बैठ जाता हूँ, मैंने कहा इधर भी नहीं बैठना, इधर भी मेरे दोस्त की जगह। कहता इधर किसकी है, मैंने कहा गुलफाम की जगह। कहता मैं इधर बैठ जाता हूँ, मैंने कहा इधर भी नहीं बैठना, इधर भी मेरे दोस्त की जगह। कहता मैं फिर किधर बैठूं, मैंने कहा इस लाइन में नहीं बैठा, पीछे जहां मर्जी जाकर बैठो। कि वो वहां से उठा, उसने अपना बैग उठाया, वो साथ वाली पिछली लाइन में जाकर बैठ गया और जहां मर्जी बैठे। बात करने का मकसद ये है कि बच्चों मैंने सबसे पहले क्लास में मैं आया और मैंने आके उसको ये बताया कि तुमने इधर नहीं बैठना, मैंने आके उसको ये बताया कि तुमने यहां भी नहीं बैठना, यहां भी नहीं बैठना, यहां भी नहीं बैठना, इसके अलावा जाके बैठ जाओ। इसका मतलब ये हुआ उसकी जो डायरेक्शन है उसको कंट्रोल कर रहा था मैं, उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहा था मैं। अगर वो बच्चा क्लास में पहले आता तो वो मुझसे पूछता ही ना, वो जहां मर्जी बैठ सकता था, लेकिन आज क्लास में पहले मैं आया तो मर्जी किसकी चलनी है, मेरी। इसका मतलब ये होगा कि जो पहले आएगा उसकी मर्जी चलेगी। तो हम यहां भी वही बात करेंगे, हमारे पास ग्रुप 2 है, हम पहला ग्रुप लगा चुके हैं, हम पहला ग्रुप यहां भी लगा चुके हैं, हम पहला ग्रुप यहां भी लगा चुके हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर जो ग्रुप पहले लगेगा वो हमारा ग्रुप बाकी आने वाले ग्रुप को हिदायत देगा कि आपने यहां पे लगना है कि नहीं लगना। हमारा पहला ग्रुप जो भी होगा, व्हाटएवर जो भी होगा, वो ये डिसाइड करेगा कि इनकमिंग ग्रुप किधर लगेगा, वो आर्थो पे लगेगा, मेटा पे लगेगा, पैरा पे लगेगा। अब नाइट्रो ग्रुप की मर्जी के साथ क्लोरीन लगा था और वो लगा था मेटा के ऊपर, यहां पे क्लोरीन की मर्जी के साथ नाइट्रो ग्रुप आर्थो पे लगा और पैरा पे लगा। यहां पे कोई भी चांस को फॉलो नहीं कर रहा, चांस को फॉलो नहीं कर रहा, किसको फॉलो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पहले जो ग्रुप लगा था ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप की बात मानी जाएगी। ये ग्रुप बताएगा कि हमारा इनकमिंग ग्रुप कहां लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकमिंग ग्रुप की अटैचमेंट या उसकी पोजीशन को या उसकी ओरिएंटेशन को, इनकमिंग ग्रुप की पोजीशन को या उसकी ओरिएंटेशन को कौन कंट्रोल करेगा, ऑलरेडी प्रेजेंट जो इलेक्ट्रोफाइल या ग्रुप होगा वो कंट्रोल करेगा। इट मींस के ये ग्रुप डिसाइड करेगा, ये ग्रुप डिसाइड करेगा कि इनकमिंग ग्रुप ने आर्थो पे लगना है, मेटा पे लगना है कि पैरा पे लगना है। पहले वाले ग्रुप ने डिसाइड करना है कि आने वाले ने कहां लगना है। मैंने डिसाइड किया यहां उमर की जगह है, यहां गुलफाम की जगह है, यहां इसकी जगह है, तुमने इधर नहीं बैठना, तुम पीछे जाकर बैठो, तो पीछे जाकर बैठेगा। इट मींस के बच्चों पहले वाला ग्रुप जो भी होगा वो बताएगा कि आपने कहां लगना है। इस ग्रुप का रोल क्या है, इस ग्रुप का रोल क्या है, इस ग्रुप का रोल होगा डायरेक्टिव ग्रुप, ये डायरेक्टिव रोल होगा, डायरेक्टिव रोल होगा, इसका मतलब हिदायत देने वाला। ये ग्रुप हिदायत देगा, ये ग्रुप रहनुमाई करेगा आने वाले ग्रुप ने किधर लगना है। अब बच्चों दो सिचुएशन आ गई हमारे पास, एक ग्रुप ये लगा, एक ग्रुप ये लगा, ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। इस ग्रुप ने आने वाले ग्रुप को लगाया बच्चों मेटा पे, इस ग्रुप ने आने वाले ग्रुप को लगाया आर्थो पे और पैरा पे, दोनों इकट्ठे लगाए, आर्थो पे भी लगाया और पैरा पे भी लगाया। हम अपने ग्रुप्स को दो डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करने जा रहे हैं। हम अपने इस ग्रुप की दो टाइप्स करेंगे, हम इस ग्रुप की दो टाइप्स करेंगे, हम इस ग्रुप की दो टाइप्स यूं करेंगे, हम बोलेंगे कि एक हमारे पास ग्रुप होता है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और एक हमारे पास ग्रुप होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब ऐसे ग्रुप जो इनकमिंग ग्रुप को हिदायत देते हैं कि आपने आर्थो पे लगना है और पैरा पे लगना है, और दूसरे ग्रुप वो वाले जो इनकमिंग ग्रुप को हिदायत देते हैं कि आपने लगना है मेटा पे। इसका मतलब हमारे ग्रुप हो गए दो,
मैं इन दोनों ग्रुप्स को मेजर इनकी क्लासिफिकेशन करके इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं। क्या मतलब इसका? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, डायरेक्टिंग ग्रुप्स, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। और बच्चों दूसरी हम बात करेंगे मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप्स की, लेकिन उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं बच्चों। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे इसकी सेपरेशन कर लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। हम यूं पे इसकी अलग अलग कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की बारे में। मैं कुछ बातें इसके बारे में बुनियादी लिखने जा रहा हूं, फिर उन्हीं को एक्सप्लेन करूंगा, आपको अच्छी समझ आ जाएगी। क्या बच्चों, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं? पहली बात, these groups release electron at ortho and para position। ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं कहां पे? आर्थो पे और पैरा पोजीशन पे। दूसरी बात, availability of electron increases at ortho and para position। तीसरी बात, इनकमिंग ग्रुप प्रेफरेबली अटैक करेगा, प्रेफरेबली अटैक ऑन आर्थो एंड पैरा पोजीशन। देयरबाय हमारी बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग इंक्रीजेस। हमारे बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। सारी बातें मैंने आपके सामने लिखी है, वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं। उससे पहले एक छोटी सी एग्जांपल बच्चों, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं फिनोल। चैप्टर अगला है, चैप्टर नंबर 11, वहां पढ़ेंगे फिनोल को। ये फिनोल लिखा है, इसमें से मैं हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूं। ये मैंने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये बन गया फिनोक्साइड आयन। इस फिनोक्साइड आयन में उसके बाद होता क्या है बच्चों? होता, जरा सिंपल सी बात समझिएगा, होता यूं है कि ये ऑक्सीजन इस कार्बन को बोलेगा इलेक्ट्रॉन मैं देता हूं, मुझसे बॉन्ड बनाओ। ये कार्बन का ऑलरेडी बॉन्ड पूरे हैं, ये कार्बन साथ वाली कार्बन का इलेक्ट्रॉन वापस करके बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। जब ये ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ यूं बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऑलरेडी था, एक बॉन्ड टूट जाएगा, यहां ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन मूव करके आ जाएगा इस पोजीशन के ऊपर। अब अगले ही केस में क्या करेगा? ये वाली कार्बन साथ वाली कार्बन को बोलेगा इलेक्ट्रॉन मैं देता हूं, मुझसे बॉन्ड बनाओ और दफा करो उसको। साथ वाली कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन वापस करे, उसका इलेक्ट्रॉन वापस करेगा और बॉन्ड तोड़ देगा। जब बॉन्ड तोड़ेगा तो बच्चों जो नई सिचुएशन बनेगी वो कुछ यूं बनने वाली है। जो नई सिचुएशन बनेगी वो हमारे पास कुछ यूं बनने वाली है। यहां बॉन्ड ऑलरेडी था, यहां बॉन्ड अब बनेगा, और यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ था, और इसके अलावा जो हमारा इलेक्ट्रॉन था वो मूव करके आ गया इधर। अगले केस में क्या करेगा? ये कार्बन बोलेगा इलेक्ट्रॉन साथ वाली कार्बन को मैं देता हूं, मुझसे बॉन्ड बनाओ। ये कार्बन अपना पाई बॉन्ड तोड़ेगा और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा इधर। जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा तो बच्चों अगली सिचुएशन कुछ हमारे पास बनने वाली है, और वो बनेगी कुछ यूं। मतलब हमारे पास ये बनेगी सिचुएशन कि यहां बॉन्ड था, यहां अब बनेगा, यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ था, हमारा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो चुका है इस पोजीशन के ऊपर। अब इस कार्बन को भी गुस्सा आ जाएगा, वो बोलेगा क्या चक्कर कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन करेगा अगली कार्बन को ट्रांसफर, बोलेगा मुझसे बॉन्ड बनाओ, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ देगा तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर दोबारा। तो बच्चों अगला ही स्ट्रक्चर इसका बनने वाला है वो बनेगा कुछ यूं। अगला स्ट्रक्चर जो कुछ बनने वाला है वो स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों कुछ यूं बन जाएगा, और ये आपके पास ये बन जाएगा। बच्चों मैंने आपके साथ फिनोक्साइड आयन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाए हैं। मैं आपके साथ इससे पहले एक लेक्चर पूरे का पूरा डिस्कस कर चुका हूं कि रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस मेथड क्या होता है। बच्चों हमने वहां बात की है कि जो मैंने साइन शो किया ना, ये वाला, ये रेजोनेंस का साइन है। ये साइन किसका है? रेजोनेंस का। ये साइन किसका है? रेजोनेंस का। ये साइन किसका है? रेजोनेंस का।
मैंने 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की बात की आपके सामने। चलिए मैं उसकी स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बात कर रहा, हम सारी बातें करके आ चुके हैं। हम अपने टॉपिक के ऊपर मेन उसकी रूह को निकाल के आपके सामने पेश करने लगा। सुनिएगा बात बच्चों, होता क्या यहाँ पे, आप जरा चेक करें। हमारे पास सबसे पहले कौन सा ग्रुप लगा था? सबसे पहले ग्रुप लगा हुआ था ये वाला, और मैं इस ग्रुप की एग्जांपल कुछ यूं दूंगा। हमारे पास ग्रुप लगा हुआ था OH ग्रुप लगा हुआ था। इस OH ग्रुप ने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को ट्रांसफर किए, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। अब जब बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो चेक करें, इलेक्ट्रॉन यहां भी आ रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, वापस भी जाएगा। आप चेक करें बेंजीन रिंग के ऊपर किस किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है एक आर्थो पे, एक पैरा पे, फिर आर्थो पे। इसका मतलब क्या हुआ, पहली बात हम बात कर ले, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। पहली बात, दीज ग्रुप्स रिलीज इलेक्ट्रॉन एट द आर्थो एंड पैरा पोजीशन, ये रिलीज कर देते हैं, ऊपर से भेज देते हैं, वो आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन आ गए। इलेक्ट्रॉन कहां पे आएंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एट द आर्थो एंड पैरा पोजीशन। इलेक्ट्रॉन की जो अवेलेबिलिटी है वो आर्थो पे और पैरा पोजीशन में बढ़ जाएगी। और आप एक बात पे और गौर करें बच्चों, मेटा पोजीशन पे आपको कहीं भी इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आएंगे, आपको मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आएंगे। अगर मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम तो पढ़ क्या रहे हैं, हम तो पढ़े इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है। इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होता है और वो उस पोजीशन पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए डेफिनेटली आके अटैक करेगा आर्थो पे और पैरा पे। वो तो मेटा पे अटैक ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी सिर्फ आर्थो पे और पैरा पे है, इसलिए ये कोशिश करेगा कि आके अटैक करे आर्थो पे और पैरा पे। मैंने यही लिखा है कि इनकमिंग ग्रुप प्रेफर करेगा कि वो अटैक करे आर्थो पे और पैरा पोजीशन पे, और इस तरीके से आर्थो और पैरा, मैं आपसे अगली बात कर, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की वजह से बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की वजह से बेंजीन की रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। अब वो सारा चक्कर कैसे होता है मैं आपसे ना वो भी बात डिस्कस करता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ बात और कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। मैं इसकी एग्जांपल लिखी, एक OH लिखी है, एक मैंने एग्जांपल लिख देता हूं बच्चों, यहां लिख देते हैं NH2 कर लेते हैं, NH2 और OH और OR और इसके अलावा Cl और Br और इसके अलावा I और इसके अलावा F। मैं इसके साथ कुछ एग्जांपल्स और लिख देता हूं। एक एग्जांपल रहेगी बच्चों और वो है CH3, मतलब R ग्रुप होता है, सिंपल वर्ड्स में R ग्रुप। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स है। अच्छा बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हमारी बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हमारी बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कैसे कर रहे हैं, उसके लिए ना जरा हम कुछ बात जनरल करने जा रहे हैं, जरा वो भी सुनिएगा बच्चों। मैं ना आपके सामने कुछ रिएक्शंस लिख देता हूं, और किस कलर से लिखूं, मैं ना आपके सामने रिएक्शन ब्लैक से लिख देता हूं। ले बच्चों, ये मैंने आपके सामने लिया है बेंजीन, और बच्चों मैं आपके सामने बेंजीन, मैं आपके सामने एग्जांपल चेंज कर देता हूं। मैं आपके सामने ले लेता हूं बच्चों टोलुइन। मैं आपके सामने एग्जांपल फिर चेंज करता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों फिनोल। मैं एग्जांपल फिर चेंज कर रहा हूं बच्चों, मैं आपके सामने लिख रहा हूं NO2। बच्चों मैंने आपके सामने 4 कंपाउंड लिए, इन चारों की मैं करवाने जा रहा हूं आज नाइट्रेशन, चारों की नाइट्रेशन करवानी। चलें करवाते हैं वन बाय वन। हम इसमें ऐड करवाने जा रहे हैं HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और इसकी जब नाइट्रेशन करवाएंगे, और हम सबको नाइट्रेशन की कंडीशंस पता है, ऑलमोस्ट टेंपरेचर देंगे 50 से लेके 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर देंगे, इसकी नाइट्रेशन करवा देंगे। मैं इसकी भी नाइट्रेशन के बारे में कंडीशंस पहले लिख देता हूं। हम इसकी नाइट्रेशन करवाएंगे प्लस HNO3 की प्रेजेंस में नाइट्रेशन करवानी है, और H2SO4 भी होगा, और टेम्परेचर हम यहाँ पे ऑलमोस्ट देते हैं 30 to 40 के करीब 30 to 40 के करीब हम टेम्परेचर देंगे, हम इसकी नाइट्रेशन करवाएंगे। नीचे वाले की भी हम कंडीशन लिख देते हैं, प्लस मैं लिख देता हूँ HNO3 कर लेते हैं, और प्लस हम यहाँ पे कर लेते हैं H2SO4, इसकी भी नाइट्रेशन हो जाएगी। इसकी भी करवाते हैं, प्लस HNO3 होगा, और साथ में लिख देते हैं H2SO4, इसकी भी नाइट्रेशन करवाएंगे। हम इसको बच्चों काफी सारा हीट भी करने जा रहे हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों के सामने कुछ कंडीशंस लिख दी हैं, अब इन कंडीशंस में देखते हैं करते क्या। इन सब की नाइट्रेशन करवाएंगे, और जब इसकी नाइट्रेशन करवाएंगे तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट बनने वाली है, और मैं लिख देता हूं कि मेरे पास बन गया नाइट्रोबेंजीन। लो बच्चों, बन गया NO2, नाइट्रोबेंजीन बन गया, प्लस बन गया मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल, इसकी करवा दें नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन करवाने के लिए ना आप सबको ना एक बात मैंने सिखा दी है,
और वो बात ये सिखाई है कि जो ये वाला ग्रुप होगा ना, ये ग्रुप डिसाइड करेगा आने वाले ने किधर लगना है। आने वाला ग्रुप जो लगेगा ना, वो लगेगा बच्चों, ये ग्रुप होता है हमारे पास आर्थो एंड पैराडाक्टिल ग्रुप। आने वाले ग्रुप ने लगना है आर्थो पे और पैरा पे। लगाते हैं आर्थो और पैरा पे। बच्चों ये हमारे पास टोलुइन था, लाइक ये वाला मेरे पास CH3 है, ये उसका नाम है टोलुइन। अब इसके साथ हमने नाइट्रो ग्रुप लगाना, एक आर्थो पे लगाना और एक पैरा पे लगाना। हम यहाँ पे लगा देते हैं बच्चों के, यहाँ पे लगाते हैं NO2 ग्रुप लगाते हैं, और साथ में लगा देते हैं कि A+ बनाते हैं, एक और चीज बनाते हैं इसी तरह की। तो बच्चों यहाँ लगाते हैं CH3 और यहाँ लगाते हैं हम NO2 ग्रुप लगाते हैं, +2 पानी के मॉलिक्यूल रिलीज करवाएंगे, और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। चलिए मैंने इसकी भी नाइट्रेशन करवा दी, इसकी भी करवाते हैं। इसकी नाइट्रेशन करवाने के लिए हम इसको बनाएंगे कुछ यूं, ये हमारे पास था फिनोल OH था, और यहां हम लगाएंगे NO2 ग्रुप। एक तो नाइट्रो ग्रुप लगेगा आर्थो पे, दूसरा लगाते हैं बच्चों। दूसरा लगाने के लिए हम यहां पे लिखने लगे हैं बच्चों OH, और यहां लगाते हैं NO, और यहां पे लगाते हैं 2 ग्रुप। इसके अलावा बच्चों मैं यहां पे इसकी बात करवाता हूं, लास्ट वाले की बात कर लेते हैं कि बच्चों ये था मेरे पास बेंजीन रिंग थी, और साथ में हम यहाँ पे नाइट्रो भी नहीं करवाते, हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम करवाते हैं Cl, क्लोरो की करवा लेते हैं, और यहाँ पे लगा देते हैं Cl था, और साथ में नाइट्रो लगा देते हैं, और नाइट्रो लगेगा एक इधर लग जाएगा, और प्लस एक नाइट्रो और लगेगा, और मैं उसकी प्रोडक्ट यहाँ बनाता हूँ, ये OH था, और एक नाइट्रो लास्ट में लगेगा तो NO2 लगेगा, और प्लस बनेंगे 2 पानी के मॉलिक्यूल, प्लस यहाँ पे 2 पानी के मॉलिक्यूल लगेंगे। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाते हैं, यहाँ भी 2 लगाते हैं, और यहाँ भी 2 लगा देते हैं, और यहाँ भी 2 लगा देते हैं। बच्चों मैंने आप लोगों के सामने 4 रिएक्शंस लिखे हैं, और इन 4 रिएक्शंस में मेन बात करने वाली क्या है। जब बच्चों बेंजीन की नाइट्रेशन करवाएंगे तो हमने अपने रिएक्शन का रेट फाइंड किया, आप समझे कि रिएक्शन का रेट निकला 1 के करीब, 1 आया। लेकिन जब उसके बाद मैंने टोलुइन, यानी जब इसके ऊपर ये वाला ग्रुप लगेगा उसके बाद नाइट्रेशन करवाओगे, हमारे रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर जाएगा। तो वो कितना इंक्रीज करेगा? 33% इंक्रीज कर जाएगा, 33 गुना बढ़ जाएगा, तो इसका रेट निकलेगा 33। मैं जब फिनोल की रिएक्शन करवाता हूं तो बच्चों रिएक्शन का रेट और इंक्रीज कर जाएगा, तो रेट रिएक्शन का निकलेगा 10 की पावर 3, मतलब 1000 टाइम्स इंक्रीज कर देगा एज कम्पेयर टू बेंजीन। मैं जब क्लोरीन की बात करवाता हूं तो बच्चों इस रिएक्शन के अंदर हमारे रिएक्शन का रेट जो है ना वो डिक्रीज करेगा, 10 की पावर -4 हो जाएगा। मैं आपसे ना कुछ बातें और करना चाह रहा था। आर्थो पैराडाक्टिल ग्रुप्स के बारे में हमने सारी बातें की हैं, एक पॉइंट हमारा रह गया था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही वाला है बच्चों, ये है रिएक्टिविटी ऑफ द बेंजीन रिंग इंक्रीज हो जाती है, बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ये बेंजीन था, जब हमने इस बेंजीन की अकेले बेंजीन की नाइट्रेशन करवाई रेट आया 1। जब हमारे पास ग्रुप लगा आर्थो पैराडाक्टिल ग्रुप लगा, उसकी वजह से रेट 33 गुना बढ़ा। फिर हमने ग्रुप चेंज किया, उसकी वजह से रेट और बढ़ा। तो बच्चों जब हमने आर्थो पैराडाक्टिल ग्रुप लगाए तो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ गई। बेंजीन तो ये बात कर रहे हैं, आर्थो पैराडाक्टिल ग्रुप्स हमारे बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ाते हैं। आज की जो हमारा टॉपिक था उसमें हमारी 2 बातें मेन करने वाली थी। एक हम बात करना चाह रहे थे ओरिएंटेशन के ऊपर, तरतीब, आर्थो पे लगेगा, पैरा पे लगेगा कि मेटा पे लगेगा। दूसरी हम बात उसमें करना चाह रहे थे वो रिएक्टिविटी के बारे में। आर्थो पैराडाक्टिल ग्रुप्स हमारे बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ाते हैं। बच्चों आप सबको नजर आ रहा होगा, आपने कहना सर सबने तो बढ़ाई है, लेकिन ये जो क्लोरीन है ये भी तो आर्थो पैराडाक्टिल ग्रुप है, इसने हमारे बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी 10 की पावर -4 कर दी है, इसने तो उससे भी कम कर दी है। बच्चों याद रखिएगा क्लोरीन के पास 2 इफेक्ट होते हैं, एक ये रेजोनेटिंग इफेक्ट शो करता है और एक ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। अब क्या मतलब रेजोनेटिंग इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट का? जो होता है ना क्लोरीन, इसकी बच्चों इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन छीनता भी है और इसके पास लोन पेयर भी होती है, ये लोन पेयर ट्रांसफर भी करता है, दोनों काम कर रहा होता है। अगर तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो डेफिनेटली बच्चों फिर उसके ऊपर वहां पे आर्थो और पैराडाक्टिल ग्रुप, मतलब आर्थो पैराडाक्टिल ग्रुप नहीं रहेगा। लेकिन ये करता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन देता भी है और छीनता भी है, यानी इसके पास इंडक्टिव इफेक्ट भी है और रेजोनेटिंग इफेक्ट भी है। इन दोनों इफेक्ट की वजह से ये ग्रुप जो होता है ना, हमारी जो प्रोडक्ट बनाता है वो आर्थो और पैरा वाली बनाता है, इसलिए हम इसको आर्थो और पैरा वाली कैटेगरी में रखते हैं, इसको आर्थो पैरा वाली कैटेगरी में रखते हैं, और अदरवाइज ये हमारे रिएक्शन का रेट कम कर देता है। हम इसको बाज बुक्स वाले ना इसको एक्सेप्शनल केस में लिखता है, और एक्सेप्शनल केस में इसलिए लिखता है बिकॉज ये वाहद आर्थो पैराडाक्टिल ग्रुप है जो इसका रेट डिक्रीज करता है, लेकिन जो ग्रुप लगाता है वो आर्थो और पैरा पे लगाता है। आर्थो पैराडाक्टिल ग्रुप के बारे में चंद बातें मैंने आपसे डिस्कस कर दी है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों मेटाडाक्टिल ग्रुप्स क्या होते हैं, और इसके अलावा हमारी किताब के ऊपर ना आर्थो पैराडाक्टिल ग्रुप्स के बारे में 3 रिएक्शंस और लिखी है, मैं उन तीनों की बात करता हूं, फिर मेटाडाक्टिल ग्रुप्स को डिटेल से पढ़ते हैं क्या मतलब इनका। ये बच्चों 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास टोलुइन,
और सबसे पहले हम ले लेते हैं बच्चों टोलुइन को, और ये आप लोगों के सामने रही टोलुइन, ये था टोलुइन। टोलुइन की आज करवा था नाइट्रेशन, बात वही है, नाइट्रेशन वहां भी करवाई है, दोबारा करवा के देख लेते हैं। ये है बच्चों HNO3 के प्रेजेंस के अंदर हम करवाने जा रहे हैं नाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। और बच्चों हम देंगे 30 से लेके 40 डिग्री पे इसको हीट करेंगे, और यहाँ पे हम कर लेते हैं बच्चों 2, और यहाँ पे हम कर लेते हैं 2। मैंने 2 इसलिए लिखा बिकॉज मुझे पता है बच्चों ये जो ग्रुप है ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है, ये आने वाले ग्रुप को आर्थो पे भी लगाएगा और पैरा पे भी लगाएगा। जब ये आर्थो पे और पैरा पे दोनों पे लगाने वाले को तैयार है तो फिर हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बनेगी, एक नहीं बनेगी। ये बच्चों मेरे पास बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे लगा हुआ था CH3 ग्रुप, और यहाँ पे नाइट्रो था। इस नाइट्रो को मैं थोड़ा खोल कर लिख देता हूँ, मैं इसको लिखूंगा OH एंड लिखूंगा NO2। यहाँ पे हाइड्रोजन था, मोल निकलेगा, OH का साथ मिलेगा और बना देगा बच्चों पानी का मॉलिक्यूल। और बच्चों ये NO2 उसकी जगह पे लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा NO2 ग्रुप लगेगा, प्लस हम दूसरी इसकी प्रोडक्ट बनाते हैं, ये हमारी बेंजीन रिंग है। और बच्चों बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे लगेगा CH3 ग्रुप था, और दूसरा नाइट्रो ग्रुप जो था वो यहाँ से एक हाइड्रोजन दोबारा निकलेगा, OH के साथ मिलेगा, पानी बनाएगा, NO2 उसकी जगह पे लगेगा, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे लगेगा NO2 ग्रुप हो जाएगा। तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बन गई, एक बनेगा आर्थो वाला और एक बनेगा हमारे पास पैरा वाला, चूंकि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप दोनों है। अब अगली बात, हम कंडीशन चेंज कर लेते हैं। कंडीशन चेंज हम यूं कर लेते हैं कि ये हमें पास बच्चों टोलुइन थी, और टोलुइन के साथ हम यहाँ पे लगाते हैं CH3 था, प्लस इसका रिएक्शन करवाओ बच्चों। हम ले लेते हैं बच्चों, इसके साथ करवा लेते हैं HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इसको हम टेम्परेचर देते हैं ऑलमोस्ट 60 टू लेकर 70 डिग्री सेंटीग्रेड। हम सबको एक बात पता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रिएक्टिविटी बढ़ती है, सेम केस वही, रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। पहले एक ही लगाया था, अब 2 लगाना शुरू कर देगा। अब बेंजीन के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट और लगना स्टार्ट हो जाएंगे, टोलुइन के साथ। बल्कि ये था हमारे पास टोलुइन था, अब इसके साथ 2 लगेंगे, एक नाइट्रो ग्रुप यहाँ लगा लेते हैं और एक नाइट्रो ग्रुप हम यहाँ लगा लेते हैं, एक आर्थो पे पैरा पे लग गया। फिर दूसरी कंडीशन हमारे पास हो सकती है कि हमारे पास यूं हो सकता है बच्चों कि ये है CH3 है, और यहाँ पे लगेगा NO2 ग्रुप, नाइट्रो एक इधर लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा, और प्लस हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल निकल आएंगे, और 4 पानी के मॉलिक्यूल निकल आए, और हमारे पास नाइट्रो ग्रुप कितने यूज हुए, 4। मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। बेंजीन कितनी, टोलुइन कितने इस्तेमाल हुए, 2 इस्तेमाल हुए। अब हम अगली बात कर लेते हैं बच्चों, और अगली बात इसमें यूं है कि मेरे पास था बच्चों टोलुइन था, मैं टोलुइन को आखिरी दफा दोबारा लिख रहा हूं, फिर इसके बाद जान छूट जाएगी हमारी आर्थो और पैरा डायरेक्टिव ग्रुप्स की। ओके, अब हम लिख देते हैं बच्चों HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब टेम्परेचर चेंज करो, हम टेम्परेचर कर देते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर देते हैं। अब इसकी जो प्रोडक्ट बनने वाली है मैं उसको जरा इस तरीके से लिख देता हूं कि बच्चों ये है मेरे पास टोलुइन था, और इस टोलुइन के साथ यहाँ पे लगेगा बच्चों CH3 था। अब इसके साथ 3 प्रोडक्ट मतलब 3 ग्रुप इकट्ठे लग जाएंगे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3, और मैं इसके साथ एक नाइट्रो ग्रुप इधर लगा दूंगा, एक नाइट्रो ग्रुप इधर लगा दूंगा, और एक नाइट्रो ग्रुप इधर लगा दूंगा, और प्लस बनाऊंगा 3 पानी के मॉलिक्यूल बना दूंगा। ये मेरे पास प्रोडक्ट बनेगी बच्चों। इसका एक नाम बनेगा, बड़ा प्यारा सा नाम है इसका। इसका नाम बनेगा, ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। इसका नाम बनेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन। इसका नाम बनेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन। इसका बच्चा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन इसका नाम बनेगा बच्चों। इसको हम शॉर्टकट बोलते हैं TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन, TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन। एक दफा एमसीक्यू मैंने डाला था, मैंने बच्चों को कहा था बच्चों, which one of the following is the molecular formula, which one of the following is the formula of TNT। TNT का फार्मूला क्या है? TNT का फार्मूला मैंने उसमें कुछ ऑप्शंस भी दिए थे, लेकिन मैं इसको शॉर्टकट इसका फार्मूला लिख के दिखाता हूँ क्या फार्मूला बनता है बच्चों। इस बेंजीन रिंग के अंदर 6 कार्बन है, मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ, ये कार्बन 6 हो गए, 6 कार्बन बेंजीन रिंग के अंदर है। अब किस कार्बन के पास हाइड्रोजन बच गया? आपको पता है हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है डेफिनेटली होता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बचा हुआ था, यहाँ बचा हुआ है, तो हाइड्रोजन हमारे पास 2 बचे हुए हैं, और बाकी हाइड्रोजन निकल के ना उनकी जगह पे ग्रुप लगे हुए हैं। ये ग्रुप लगा है, ये लगा है, ये लगा है, ये लगा है, हाइड्रोजन निकल चुका है। जब हाइड्रोजन निकल जाए ना बाकी 2 बचेंगे। अब नाइट्रो ग्रुप कितने हैं? 3 है, तो मैं आगे लिख देता हूँ NO2 ग्रुप कितने हैं हमारे पास? 3 है, और एक लगेगा मेरे पास CH3 ग्रुप लगेगा, एक लगेगा CH3 ग्रुप लगेगा। तो बच्चों इसका फार्मूला बनेगा। बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन जो टिक किया था ना, वो ऑप्शन बच्चों ने टिक किया था ये वाला कि C6 और H6 और NO2 और यहाँ पे थ्राइस और यहाँ पे CH3। उनको ये लगा कि ये जो बेंजीन पहले ही है
और साथ में ये 3 लगे हैं कि ये लगा, उन्होंने फटाफट टिक किया। लेकिन बच्चों ये वाला फार्मूला इसका नहीं होता, ये इसका फार्मूला होता है TNT का। आपने जरा इसको इस तरीके से भी देखना है, TNT का फार्मूला। अब TNT कहाँ इस्तेमाल करते हैं बच्चों? एक्सप्लोसिव जितने भी होते हैं धमाके करवाने के लिए हम बात का इसको इस्तेमाल करते हैं, TNT को, ये वहां पे इस्तेमाल होता है। और ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं। मैं आपको ये सारी बातें क्या बताना चाह रहा था, ये सारी बातें सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा था बिकॉज एक चीज थी कि जो टेम्परेचर होता है और उसका डायरेक्ट रिलेशन बनेगा रिएक्टिविटी के ऊपर। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो वजह टेम्परेचर में इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरी रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। पहले एक ग्रुप लगेगा, फिर 2 लगेंगे, फिर तीनों ग्रुप एक ही बेंजीन के ऊपर लग जाएंगे। तो टेम्परेचर की वजह से हमारी रिएक्टिविटी चेंज हो सकती है कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। वही बात हमने करनी है दोबारा, मैं वही सारी बातें लिखने जा रहा हूं। पहली बात, दीज ग्रुप्स withdraw electron from the benzene ring। ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करते हैं, वो देते थे बेंजीन को, ये विथड्रॉ कर लेते हैं। दूसरी बात अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगी कब? एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। अगर वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो आर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन कहां हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे एट मेटा पोजीशन। इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे? मेटा पोजीशन के ऊपर। तो इनकमिंग जो ग्रुप होगा, इनकमिंग ग्रुप जो होगा वो प्रेफर करेगा टू अटैक एट मेटा पोजीशन। इनकमिंग ग्रुप जो भी होगा वो प्रेफर करेगा, वो कहां पे अटैक करे? मेटा पे करेगा। और ये क्या करेगा? ग्रुप क्या करते हैं? डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। ये ग्रुप बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। बच्चों सारी बातें उल्टी कर देनी है। आपने आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में ये कहा था कि ये ग्रुप बेंजीन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन ये क्या करेंगे? ये विथड्रॉ करते हैं, वहां पे आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जब ये खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। फिर इलेक्ट्रॉन कहां पे होंगे? इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ मेटा पे अवेलेबल होंगे, क्योंकि आर्थो और पैरा तो खींच लिए, तो कहां बचेंगे? मेटा पे होंगे। तो इनकमिंग ग्रुप ने अटैक करना है कहां पे करेगा? मेटा पे करेगा। तो इस तरीके से बेंजीन की रिएक्टिविटी को वो डिक्रीज कर देते हैं। वो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करते हैं? इसकी ना कुछ जनरल एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं बच्चों। इसमें सबसे ज्यादा एग्जांपल जो मेन बात कर लेते हैं, NO2 है, इसके अलावा NR3 पॉजिटिव है, इसके अलावा CN है, इसके अलावा हम बात करते हैं C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H बात कर लेते हैं। इसके अलावा C डबल बॉन्ड O यहाँ पे OH की बात कर लेते हैं, C डबल बॉन्ड O और R की बात कर लेते हैं। ये सारी एग्जांपल बच्चों इसी की हैं। और ये है बच्चों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के बारे में। इसके बारे में एक आखिरी रिएक्शन लिखना था, और रिएक्शन जो है ना पहले भी आप लोगों के सामने लिख चुका था, लेकिन अगेन से यहाँ पे कुछ जगह तो नहीं बची। बट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के अंदर ना हम यहाँ पे बच्चे बात, चले मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। ये है बच्चों मेरे पास ना एक बेंजीन रिंग थी और इसके ऊपर लगाया मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, प्लस इसकी करवा दिया नाइट्रेशन। और बच्चों इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की प्रेजेंस में, और 95 डिग्री पे इसको हीट करेंगे। तो बच्चों ये आने वाले ग्रुप को लगाएगा बच्चों मेटा पे। चूंकि ये वाला ग्रुप था मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, इसने आने वाले को हिदायत देनी है कि तुमने मेटा पे लगना है, आर्थो और पैरा की तरफ देखना भी नहीं है। तो ये कहां लगेगा? मेटा पे लगेगा। जब ये मेटा पे लगेगा तो बच्चों कुछ यूं हो जाएगा, ये NO2 यहां लगा था और ये NO2 इधर लगेगा, प्लस पानी का मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो ये मेटा पे लगेगा। इनकमिंग ग्रुप को हिदायत दे रहा है कि मेटा पे लगना है। ये सारी थी आज की डिस्कशन। आज की हमने जो डिस्कशन की है उसमें हमने बात की है कि ओरिएंटेशन इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं आपसे बातें कर रहा था, दो बातें कर रहा था। पहली बात मैंने डिस्कस जो की है उसमें मैंने ये कहा था कि इनकमिंग ग्रुप जो होगा, इनकमिंग ग्रुप उसकी पहले नंबर पोजीशन बतानी है कहां लगेगा। ठीक है, मान लेते हैं आर्थो पे लगा, मेटा पे लगा या पैरा पे लगा। दूसरी बात हमने ये बतानी है कि हमारी बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी कम हुई है कि ज्यादा हुई है। ओके, दो बातें की ऊपर हमने पूरी डिस्कशन की आज।
बाकी इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी इस चैनल के ऊपर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।